गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 12 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम अपनी द हिंदू और जो पीआईबी की सीरीज़ है उसी के करंट अफेयर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मार्केट स्कीम को समझ के फिर क्विज को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में आपको ये है कि आपको यहाँ पे 8 से 10 स्कोर अगर आप स्कोर करते हैं तो उसको बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। अगर 6 से 8 के बीच में आपका स्कोर आता है उसको गुड परफॉर्मेंस में देखा जाता है। अगर आप 4 से 6 के बीच में आते हैं मतलब लेस देन 6 स्कोर करते हैं तो वहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को गलत करा है या फिर आपको कुछ ना कुछ डाउट होने के कारण आपका स्कोर 6 तक नहीं आ पाया है। ठीक है, तो वहाँ पे नीड ऑफ़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और उसके बाद अगर 4 से कम आता है मतलब वहाँ पे मोर देन चांसेस है कि आप अपना एग्ज़ाम लॉस कर देंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। बट इसका एक ही कारण है इसको ठीक करने का, वो है आपका रिवीजन। ठीक है, तो कोशिश करिए रिवीजन जितना हो सके उतना रिवाइज़ करिए ताकि ये कंप्लीट हो सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं और जितना भी स्कोर आएगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है और फिर उसको करेक्ट आंसर उसका बताना है। फर्स्ट है CSIR इज़ फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि CSIR फाउंडेड की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए। एंड सेकंड है इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी, कि ये एक ऑटोनमस बॉडी है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी फाइनेंस के ज़रिए CSIR को फाउंड नहीं किया गया था, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है। क्यों? बिकॉज ऑफ इसको जो फाउंड किया गया था आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसको फाउंड किया गया। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। और क्या ये ऑटोनमस बॉडी है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। साथ ही साथ फाइनेंस को जो फाउंड किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए इसको फाउंड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 सितंबर में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो ये लोकेट करती है ये न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और CSIR जो कवर करता है इसके अंदर स्पेक्ट्रम सीरीज़, मतलब वाइड स्पेक्ट्रम सीरीज़ को ये कवर करता है, जिसमें जो हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स, इन सभी चीज़ों को लेके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड स्पेस वीक। तो वर्ल्ड स्पेस वीक के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 4th to 10th अक्टूबर। एंड सेकंड है थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड स्पेस वीक इज़ सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, की जो थीम है इसकी 2020 की ये है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, देखिए इसको जो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वो 4th से 10th अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और इसकी जो इस साल की थीम है कि सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, ये भी बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। सी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में कि वर्ल्ड स्पेस वीक है, इंटरनेशनल सेलिब्रेशन का किया जाता है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, और जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशन करने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने डिक्लेयर किया था 1999 में कि वर्ल्ड स्पेस जो वीक है वुड बी हेल्ड एवरी ईयर 4th to 10th अक्टूबर। तो ये याद रखना है कि इसको किसने ये डेजिग्नेशन दिया था, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको ये डेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, और 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट, जिसको स्पुतनिक 1 कहा जाता है, जो ओपनिंग था वे ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, मतलब स्पेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने का ये एक पहला साधन था। उसके बाद 10 अक्टूबर 1967 को साइन किया गया था आउटर स्पेस ट्रीटी फॉर प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इसका मतलब यही है कि ट्रीटी ऑफ जो आउटर स्पेस है इसको 1967 में जब साइन किया गया था, तब जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं मून और इसके अलावा, उन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क किया जा सके, अच्छे तरीके से पीसफुल एक्सप्लोरेशन किया जा सके। ठीक है, और जो थीम रखी गई है वो सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, इसी को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ब्रॉडकास्ट रिसर्च
ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी अंडर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक्ट, कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक्ट के अंदर आती है। सेकंड, इट मेजर्स टेलीविजन व्यूवरशिप इन द कंट्री यूजिंग टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, कि ये मेज़र करता है टेलीविज़न व्यूवरशिप कंट्री के अंदर जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले जो इसमें ये दिया गया कि ये इसको जो इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था ये अंडर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल एक्ट इसके जरिए आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया। बट इट इज़ नॉट अ स्टैचुरी बॉडी, ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड, क्या ये मेजर करती है टेलीविज़न व्यूवरशिप को कंट्री के अंदर, जिसमें टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स को काउंट किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट है, राइट आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ समझ लीजिए। देखिए जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है ये एक इंडस्ट्री बॉडी जैसे मैंने आपको बताया, और ये एक जॉइंटली ओन की गई थी एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसी और जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती है उनके ज़रिए। ये रिप्रेजेंट करती है इंडियन सोसाइटी एडवाइज़र्स को, ठीक है, सॉरी एडवर्टाइज़र्स को, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन होती है इंडिया के अंदर, ठीक है, ऑफ इंडिया, उन सभी चीज़ों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेजर करती है टेलीविज़न व्यूवरशिप पूरी कंट्री के अंदर, जिसमें टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स को भी काउंट किया जाता है, जिसको टीआरपी आप कहते हैं, उसी को इसको काउंट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स, मल्टीपल जिसको आप बोलते हैं ना मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ठीक है, ये इसका नाम दिया जाता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये मल्टीपल पेलोड्स को कैरी कर सकती हैं। एंड सेकंड है ब्रह्मोस मिसाइल इज एन बैलिस्टिक मिसाइल, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसके पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ब्रह्मोस का भी काफ़ी सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करके इसका परीक्षण भी कर चुके हैं हम। तो अब इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट ना चूके और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो वो आपसे बन जाना चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं इसके बारे में सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो क्या जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये मल्टीपल पेलोड्स को कैरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और क्या जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल था? तो देखिए ये इसमें गलत दी हुई है। ब्रह्मोस इज़ नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। कुछ और चीज़ समझ लीजिए इसके बारे में कि जो रॉकेट प्रॉपर जो सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटजिक वेपन्स होते हैं जो फॉलो करते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को, ये डिलीवर करते हैं पेलोड, ठीक है, जैसे इनका लॉन्च हो जाता है साइड से और प्री डिटरमाइंड फिक्स टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी मिसाइल्स होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं कि इनका जो टारगेट होता है ये फिक्स टारगेट के ऊपर ही तैयार होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमने ब्रह्मोस का परीक्षण किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जो एक इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जब एक बार टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद आप ये आपका जो प्रिंसिपल फॉरगेट करता है कि फिक्स एंड फॉरगेट के ऊपर ये वर्क करता है कि आप टारगेट को फिक्स कर दीजिए और फिर आप भूल जाइए, क्योंकि अपने टारगेट को बिना किसी उसके हिट कर देगा। ठीक है, और इंडिया के अंदर ये जो BMD लाया गया था, ठीक है, इसको डेवलपमेंट किया गया था इसका 1999 से इसको स्टार्ट कर दिया था जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से इसको BMD का फुल फॉर्म यही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम इंडिया की बात करें कौन कौन सी हैं तो ये अग्नि है, K4, प्रहार, धनुष, पृथ्वी और त्रिशूल, ये सारी इसकी कौन सी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च फॉर मैसिव रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए अभी किस रोड प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया जो एक मैसिव रोड प्रोग्राम है? ऑप्शन ए SARDP NE मतलब शारडेप NE एंड कनेक्ट NE, ऑप्शन सी साथ NE एंड ऑप्शन डी रास्त NE। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, आप आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दैट द बीन जो शारडप NE है, ये इस प्रोग्राम को नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए इसको चालू किया गया है, जो एक मैसिव
रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडरटेक किया है कि मैसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाएगा, जिसको SRDP एनी स्कीम और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इसको तैयार किया गया है। ये स्कोप रखा गया है कि प्रोग्राम इसके अंदर एनलार्ज किया जाएगा टाइम टू टाइम, और सिंस सितंबर 2005 से इसको जब से स्टार्ट कर दिया गया तब से ये चल रहा है अच्छे तरीके से। अंडर SRDP एनी इसके अंदर फ़ेज़ ए में अरुणाचल प्रदेश, जिसमें फ़ेज़ ए में अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है, और 6418 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ से जो इसकी ऑलरेडी भी आइडेंटिफाई इसको कर लिया गया इसके डेवलपमेंट करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर 6418 किलोमीटर तक का वहाँ तक का डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो एस्टिमेट किया गया है कि 30,450 करोड़ खर्च होने वाले हैं इसमें, और आउट ऑफ 3,356 किलोमीटर जो है ये कंप्लीट भी हो चुका है 1961 से किलोमीटर के अंडर कंस्ट्रक्शन से, मतलब तो तब से 3,356 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और जो रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बचा है उसके लिए भी वर्क किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि अपग्रेड करना नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी को स्टेट कैपिटल्स के अंदर, ठीक है, और अपग्रेड करना नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी स्टेट कैपिटल्स, इसमें 2 4x4 लेन रखी जाएगी, और मतलब जो 4 लेन भी होगी और 2 लेन भी, दोनों तरीके से रोड को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इम्प्रूव करना रोड्स ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इन बॉर्डर एरिया के अंदर जो भी रोड्स आती हैं उनका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, उनकी रोड्स की इंप्रूवमेंट करना, और इम्प्रूवमेंट करना कनेक्टिविटी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है बॉर्डर से रिलेटेड कुछ भी तो SRDP एनी प्रोजेक्ट के ऊपर जरूर लिखिएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर कुछ डेवलपमेंट पे आता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलारूस इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, की बेलारूस किस किस से बॉर्डर अपना शेयर करता है। ऑप्शन जो आपके स्टेटमेंट फर्स्ट है रशिया, सेकंड यूक्रेन, एंड थर्ड लिथुआनिया। सो आपके ऑप्शन जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। सबसे पहले मैप को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो आपको बेलारूस की लोकेशन बोली है, तो रशिया आपका ईस्ट साइड से टच कर रहा है, लातविया आपका नॉर्थ साइड से टच कर रहा है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट से जो आपका लिथुआनिया टच कर रहा है, ठीक है। वेस्ट में आपका पोलैंड टच कर रहा है, और नीचे जो आपका साउथ है यहाँ पे यूक्रेन टच कर रहा है। तो आपका रशिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये 5 कंट्रीज़ को टच कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रशिया भी टच कर रहा है, यूक्रेन भी और लिथुआनिया भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्लोबल कॉमन्स। तो ग्लोबल कॉमन्स के तौर पे इनमें से किसको किसको लिया जाता है कि जहाँ पे हर कोई कंट्री अपना अपना डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट है हाई सीज, सेकंड एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड है एंटार्क्टिका। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए, ग्लोबल कॉमन्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई भी कंट्री जाके अपना डेवलपमेंट की जा सकती है। तो देखिए, जो कंट्रीज़ का बॉर्डर आउट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर आता है हमारी कंट्री से, वहाँ पे इन सभी चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो हाई सीज़, एटमॉस्फेयर और अंटार्कटिका, ये तीनों ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सभी कंट्री का अपना अपना एक अस्तित्व होता है। वहाँ पे जाके ग्लोबल कॉमन्स के तौर पे वो डेवलप कर सकती हैं, कुछ भी न चीज़ें अपना यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो हाई सीज होता है, एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका और आउटर स्पेस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आउटर स्पेस। इन सभी चीज़ों को इंटरनेशनल लॉ के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि इन सभी चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, कोई भी कंट्री जाके वहाँ पे वर्क कर सकती है, ठीक है, जो हमारे उसमें से बॉर्डर टच नहीं करता है। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ द सी, जिसको UNCLOS कहा जाता है 1982 का, इसका इंस्ट्रूमेंट जो गवर्न किया गया था कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP's रीजनल सीज कन्वेंशन टू गवर्न द हाई सीज, इसके ज़रिए इसके कन्वेंशन को पास कर दिया गया था। और अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिका फौना एंड फ्लोरा। तो वहाँ के अंदर जो भी फौना एंड फ्लोरा, मतलब वहाँ पे जो पशु पक्षी हैं, उन सभी लोगों के डेवलपमेंट और उनका प्रोटेक्शन, उनके प्रोहिबिशन करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना की जा सके। तो ये सारी कंट्रीज़ सभी जगह अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करते समय इन सभी ट्रीटीज़ का अच्छे तरीके से ओबे करें, इसलिए इन सभी ट्रीटीज़ को लाया गया था ताकि इनका अच्छे तरीके से पालन किया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड लॉस इंडेक्स। तो फूड लॉस इंडेक्स FLI के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट है, इट एग्जामिन द फूड लॉस अलॉन्ग सप्लाई एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्शन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, कि एग्जामिन करता है फूड लॉस जो होती है, फूड लॉस साथ ही साथ सप्लाई एक्टिविटीज़ को, जिसके अंदर प्रोडक्शन देखा गया है जाता है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज देखी जाती है और प्रोसेसिंग देखी जाती है। ठीक है। सेकेंड है, इट हैज़ बीन डेवलप बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि इसको डेवलप किया गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए, इसको IFPRI कहते हैं। तो कौन सी इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले वन बाय वन स्टूडेंट देखते हैं कि पहले स्टूडेंट जो दी है ये काफ़ी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे विदाउट ज़्यादा रीडिंग करे आपको आंसर पता चल जाएगा कि जो फूड लॉस इंडेक्स है इसमें जो आपको प्रोडक्शन देखा जाएगा कि क्या क्या देखा जाएगा, जो आपका प्रोडक्शन रहेगा, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इन सभी चीज़ों पे मोर फोकस रहेगा इसका। और साथ ही साथ जो फूड लॉस है जो ऑकर होता है प्रोडक्शन के कारण, जिसमें नॉट इंक्लूड, इसमें मतलब प्रोडक्शन अप टू एंड नॉट इंक्लूडिंग द रिटेल लेवल, रिटेल लेवल से इसका प्रोडक्शन नहीं कंसिडर किया गया। और ये मेजर करता है चेंजेस इन परसेंटेज फॉर अ बास्केट ऑफ 10 मेन कमोडिटीज़ बाय कंट्री इन कंपैरिजन विद द बेस पीरियड। तो बेस पीरियड से इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ होती हैं उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके इसमें फिर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। लेकिन इसको जो तैयार किया गया है वो FLI आपको तैयार नहीं किया गया। तो ये मॉनिटर करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका 12.3 है, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड द फूड लॉस इंडेक्स। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो बताया गया कि जो आपको एक सेकेंड IFPRI है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस रिपोर्ट को तैयार नहीं किया है। ठीक है। तो इसको जो तैयार करने वाली और स्टार्ट करने वाली जो एजेंसी है ये आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है। और अगर फूड से रिलेटेड कुछ भी आता है फूड लॉस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस इंडेक्स के बारे में कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, बी गलत है क्योंकि इसको याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका जिस तरीके से इसमें बात की गई थी उसमें गोल नंबर 12, ठीक है, जिसमें आपको ये बात की जाता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, कि कितना अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करना और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन आपका होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन कौन सा है जो इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो किन किन चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब डेट में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो ये कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स एंड सेकंड है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि क्या ट्रेजरी बिल को देखा जाता है या फिर नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो इशू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको भी काउंट किया जाता है। तो कौन सी इस चीज़ में करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या। देखो इसके अंदर जब बनाया जाता है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इन दोनों को भी काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कुछ और चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं हम कि जो पब्लिक डेट डिनोट होती है इसमें लाइबिलिटीज़ पे लोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन सभी चीज़ों को रखा जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनका कॉन्ट्रैक्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में होता है, जो प्रोवाइड की जाती है अंडर आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन सभी चीज़ों को इसके अंदर काउंट किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फर्दर क्लासीफाइड किया गया है दो हेड्स में, जो इंटरनल डेट है और एक्सटर्नल डेट है। ठीक है। तो याद रखिएगा जो इंटरनल डेट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट करती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और जो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है इन दोनों को। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट है कश्मीर इज़ ऑर्गेनाइज अ क्राफ्ट मेला फ्रॉम अक्टूबर 2020 इन विच सिटी ऑफ अ रोटेशनल बेसिस। तो देखिए ये आपका अगर आप हैंडलूम मतलब आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कुछ लिखने को आता है मेंस में तो वहाँ पे डेफिनेटली इसको कोड करिएगा और इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर इज़ ऑर्गेनाइज अ क्राफ्ट मेला, इसने ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है। तो ये कश्मीर के जो आपका कश्मीर के अंदर तो इसको स्टार्ट किया गया है, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट किया गया ये पूछा है। ठीक है। तो ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी बारामुल्ला और ऑप्शन सी अखनूर, ऑप्शन डी रामबन। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, श्रीनगर के अंदर हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर ने ऑर्गेनाइज़ किया है क्राफ्ट मेला श्रीनगर के अंदर, ठीक है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ है आर्ट एंड कल्चर के तौर पे। इसको आप डेफिनेटली कोट करेगा एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे तरीके से देखो एग्जामिनर क्या करते हैं वहाँ आपको ये देखते हैं कि आपकी जो अलग कॉपीज़ है वो किस तरीके से दिखे, तो इससे भी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट मार्केटिंग सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्टिशंस एंड वीवर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर एंड हु हैव बीन डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू कोविड-19 के कारण। दिस शैल बी अ फर्स्ट फिजिकल फेयर आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंस मेजर्स टू फर्दर अनलॉक बिजनेसेस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर जो पहला फिजिशियन फेयर रखा जाएगा गवर्नमेंट ने, जिसको अनाउंस किया गया था कि मेजर किया जाएगा जो भी फर्दर अनलॉक बिजनेसेस रहेंगे और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहेगी उन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो 13 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, ये क्राफ्ट मेले को स्टार्ट कर दिया जाएगा नुमैनिश गाह श्रीनगर के अंदर, ठीक है, रोटेशनल बेसिस के तौर पे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को डेफिनेटली ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके से करंट अफेयर इसी तरीके से मिलते रहें, ठीक है। जितना भी स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड और कोई डाउट्स हो तो उसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।